शिक्षक दिवस पर हर बार की तरह इस बार भी बेहतर शिक्षा व्यवस्था करने की बातें चर्चा में हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, ये इसी बात से पता चलता है कि प्रदेश के 5,700 से अधिक गांव के स्कूलों में शिक्षक नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी है, लेकिन जहां बच्चे नहीं वहां शिक्षक ज्यादा है, और जहां बच्चे हैं वहां शिक्षक नहीं है। यही हमारी शिक्षा व्यवस्था की विडंबना है। इसको लेकर दावे बहुत किए गए, पहल भी की गई, लेकिन शिक्षकों का युक्तिकरण करना एक साहसिक कदम है, जिसका जोखिम फिलहाल कोई सरकार उठाना नहीं चाहती। ऐसे में इन सब के बावजूद शिक्षकों की संख्या और बेहतर शिक्षा नीति के बाद शिक्षा व्यवस्था अभी भी वेंटिलेटर पर नजर आती है। हालांकि इस कमी को दूर करने का सरकार दावा कर रही है। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान करते हुए इस बात का भरोसा दिलाया है कि शिक्षकों की कमी दूर होगी और नई शिक्षा नीति लागू कर सारी चीजों को बेहतर किया जाएगा। आज शिक्षक दिवस है और हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। दिन शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। बाकी हर जिले से दो जो उत्कृष्ट शिक्षक हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। और ये शिक्षक राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं। ये देश को, प्रदेश को सच्चा नागरिक गढ़ के देते हैं। मैं पुनः पूरे प्रदेश के शिक्षकों को और आज राजभवन में जो हमारे उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कृत हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। इधर एक और सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावे करती है, तो दूसरी ओर विपक्ष शिक्षा नीति और व्यवस्था को लेकर खामियां गिना रहा है। शिक्षक दिवस पर चर्चा बेहतर शिक्षा की होनी चाहिए, लेकिन इस दिन भी राजनीतिक आलोचनाओं से शिक्षा भी अछूती नहीं दिखी। शिक्षा व्यवस्था की हालत प्रदेश में क्या है सब देख रहे हैं। बिना मंत्री का शिक्षा व्यवस्था चल रही है, मतलब बिना इंजन की बोगी पटरी में चल रही है। मतलब शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के हाथ में होने के बाद भी शिक्षा विभाग कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं है। शिक्षा विभाग पटरी से बाहर उतर चुकी है। शिक्षा विभाग पूरी तरह से प्रदेश में चरमरा चुकी है। प्रदेश में शिक्षकों की कमी नहीं बल्कि युक्तिकरण की जरूरत है। सरकार के पास स्कूलों के अनुपात में 13,000 शिक्षक सरप्लस हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि करीब 5,781 गाँव में स्कूल शिक्षा विहीन है। सरकार इसका युक्तिकरण करना चाहती थी, लेकिन शिक्षक संघों के दबाव में युक्तिकरण पर ब्रेक लग गया और 5,781 गांव के लोगों की उम्मीदें टूट गईं। ऐसे में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के सम्मान के साथ साथ शिक्षकों का बेहतर उपयोग हो, इस पर चिंतन मंथन जरूरी है। नहीं तो शिक्षा व्यवस्था वेंटिलेटर में मरणासन्न अवस्था में पड़ी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज है शिक्षक दिवस, तो हम सभी प्रदेशवासियों को शिक्षक दिवस की बधाई देते हैं। शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम शिक्षकों का सम्मान करें, क्योंकि शिक्षा के बेहतरी के लिए उन्होंने अपनी जो हड्डियां हैं दधीची की तरह गलाई हैं और उन पर ही एक तरीके से पूरी शिक्षा व्यवस्था केंद्रित है। लेकिन उसके बावजूद लगातार शिक्षकों को ही कई बार शिक्षा के बेहतर नहीं होने के लिए दोषी भी ठहराया जाता है। ऐसे में शिक्षक दिवस के दिन आज शिक्षा खुद परीक्षा दे रही है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि शिक्षक जो है वो कैसे एक कठिन परिस्थितियों में काम कर रहा है, कहां पर है हमारी शिक्षा व्यवस्था और इसे कैसे बेहतर किया जाए। और इसीलिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर आज हम कोशिश करेंगे कि शिक्षाविदों से ही जानें कि शिक्षा की जो परीक्षा हो रही है तो सवाल जो शिक्षा के सामने खड़े हैं उसका जवाब है क्या। तो इस पूरी चर्चा को शुरू करते हैं, मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं शिक्षाविद और एक राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में भी हमें दिखते हैं डॉक्टर लखन चौधरी जी। बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ शिक्षकों का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ की ओर से कृष्ण पांडे जी, उनका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही मौजूद है विभास झा जी, जो कि शिक्षक वर्ग में लंबे समय से जुड़े हैं, पत्रकार भी हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर शिक्षा की क्या क्या चुनौतियां हैं, उसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो विभास झा का भी स्वागत है। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन मूल प्रश्न यही है कि शिक्षा को बेहतर कैसे किया जाए। एक एक करके पक्ष ले लेते हैं। पहले लखन चौधरी जी की ओर ही चलता हूं और पूरे प्रदेश की स्थिति को हम एक रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश कर चुके हैं लखन जी, जिसमें करीब 5,700 ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षक नहीं है और शहर ऐसे हैं जहां पर 13,000 शिक्षक अधिक हैं। आपको क्या लगता है, शिक्षक दिवस के दिन ऐसी चिंता है पर ये चीजें बनी हुई हैं, ठीक नहीं हो रही हैं, कहां पर रोड़ा है? देखिए, रोड़ा सरकार के भीतर ही है। सरकार में बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह, वो कभी नहीं चाहते कि शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है एजुकेशन का, वो सुधरे और शिक्षा व्यवस्था में नई नई जो विसंगतियां हैं, नई नई जो एक तरह से कहा जाए कि समस्याएं हैं, नई नई कठिनाइयां हैं, वो जो है पैदा की जाती हैं। सरकार जैसे ही बदलती है तो जो है पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बदल जाता है और उसकी वजह से जो पुरानी समस्या, पुरानी जो चिंता है, उसका समाधान हुआ नहीं रहता और फिर नई समस्या और नई चुनौतियां आ जाती हैं। तो देखिए कि शिक्षा को लेकर जो है, एक तो कोई भी पार्टी हो, चाहे सत्तारूढ़ हो चाहे विपक्ष हो, इनको केवल विपक्ष में जब कोई पार्टी रहती है तो वो सियासत, अभी कांग्रेस उसकी भूमिका में है, कांग्रेस अभी सियासत कर रही है, इसके पहले भाजपा सियासत करती थी। तो और मुख्य बात ये है मोहन भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि शिक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे को आपने अपने चैनल के माध्यम से उठाया। आज गिनती के कुछ चैनल हैं जहां पर इस तरह की कोई सार्थक चर्चा जो है डिबेट हो रही है। अन्यथा शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को कोई भी चैनल टीआरपी नहीं मिलने की वजह से नहीं उठाता। तो पहला तो एक तो आपको, आपके चैनल को बधाई। और देखिए, शिक्षा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इतना संवेदनशील मुद्दा है। उद्बोधन में आप लोग बता रहे थे कि एआई का जमाना आ चुका है। अब ये कहा जा रहा है कि बच्चों की जो पढ़ाई होगी अब एआई के माध्यम से होगी। इसके लिए हजारों स्कूलों का चयन खास करके बस्तर और सरगुजा जैसे पिछड़े दुर्गम इलाकों में किया गया है या किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति, या जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जाता है, एनईपी सरकार ने इस साल लागू कर दी है। लेकिन हम इसके इतर दूसरी तरफ जब देखते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से खामियां हैं, विसंगतियां हैं, उसकी ओर सरकारों का ध्यान नहीं रहता। और सरकार में बैठे जो नौकरशाह हैं, जो सरकार चलाते हैं, वो जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, जो नेतागण हैं, उनको तरह तरह के जो है गलत सलाह देते हैं, गलत सुझाव देते हैं। कभी भी शिक्षा में सुधार की बात होती है तो शिक्षकों की बात सुनने की बजाय, शिक्षा शास्त्रियों की बात सुनने की बजाय नौकरशाहों को आगे कर दिया जाता है या ऐसे लोगों को आगे कर दिया जाता है जिनको उससे कोई लेना देना नहीं है। सारे वे लोग आज गांव के शिक्षा के बारे में नीति और नियत के साथ जो है तय कर रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, कार्यक्रम बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, जिनके सारे बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। तो जिनको इससे कोई लेना देना ही नहीं है, जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, वो यहां पर जो है छत्तीसगढ़ी में शिक्षा देने की बात करते हैं। तो कहने का मतलब ए टू जेड पूरा ऊपर से नीचे तक शिक्षा को लेकर किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र इससे सबसे ज्यादा परेशान है, भुगत रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के हमारे जो किसानों के, जो मजदूरों के, जो छोटे मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, वो किस तरह से सफर कर रहे हैं, जिनके पास न तो बैठने की कोई समुचित व्यवस्था है, न पीने की पानी है, न शिक्षक है, न कोई व्यवस्था नहीं है। और भगवान भरोसे जो है हमारा देश का जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा का जो सिस्टम है, वो चल रहा है। तो ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हम एआई की बात करते हैं, एनईपी की बात करते हैं, बड़ी बड़ी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों की बात करते हैं और जो है हवाई जो बातें करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण
ये भी है कि पालकों को भी, पेरेंट्स को भी इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये चीजों को सोचने समझने की जरूरत है। और जब शिक्षक दिवस है तो केवल ये मंचों में चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, इस पर काम करने की जरूरत है। और इसीलिए हमने ये आज विषय चुना है। सभी पक्षों को जानने की कोशिश करेंगे और लखन चौधरी जी ने जो सुझाव दिए हैं उस पर अगर सरकार अमल करे तो शिक्षा काफी बेहतर हो पाएगी। चलते हैं कृष्ण राज जी पांडे जी के पास। पांडे जी, आप लोगों का भी एक पक्ष है, बार बार ये कहा जाता है कि शिक्षकों की कमी है, सरकार जब उसको करने की कोशिश करती है तो शिक्षक विरोध में आ जाते हैं। युक्ति युक्त का कारण के विरोध के कारण आप लोग भी निशाने में हैं कि कहीं शिक्षक तो नहीं चाहता अंदर से कि ये शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनी रहे। शिक्षक का कार्य शिक्षा देना होता है और उसकी हर ये कोशिश होती है कि उसके छात्र जो है हमेशा प्रगति करे और अच्छे प्रशासनिक पदों पे जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। शिक्षक ये कभी नहीं चाहता कि शिक्षा व्यवस्था में कोई गड़बड़ हो। दूसरी चीज आपने कहा युक्तिकरण। युक्तिकरण का विरोध हमने नहीं किया है। हमने युक्तिकरण के बहाने जो सेटअप से छेड़छाड़ किया जा रहा है और उसके युक्तिकरण के बहाने जो 4000 स्कूलों को बंद करने की जो साजिश की जा रही है, हमने उनका विरोध किया। जैसा अभी थोड़ी देर पहले लखन भाई ने कहा कि नीतियों को बनाने वाले एसी रूम में जो बैठे हैं वे गांव में क्या परेशानियां हैं, गांव के बच्चों की क्या समस्याएं हैं, उन स्कूलों में क्या समस्याएं हैं, उन टीचरों की क्या समस्याएं हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। और शिक्षाविदों से उन्होंने ना कोई चर्चा की ना कुछ की है और अपने से उन्होंने ऐसे ऐसे नियम बना दिए युक्तिकरण के नाम पे कि जिसके लिए हमको विरोध करना पड़ा और यहां तक कि हमको हड़ताल करने की भी बात कहनी पड़ी। हम युक्तिकरण का कभी विरोध नहीं किए हैं। सेटअप से छेड़छाड़ ना किया जाए और जो पुराने सेटअप है उसके आधार पर अगर युक्तिकरण कर दे और उनमें कुछ सुधार कर दिया जाए तो हमें युक्तिकरण से कोई आपत्ति नहीं। ये कैसा सेटअप बना है कि हम 5000 स्कूलों में देख रहे हैं सिंगल टीचर है और देख रहे हैं 13000 सरप्लस टीचर है। तो ये जो असमानताएं हैं इसे तो दूर करना चाहिए। शहरों में क्यों जमे रहना चाहते हैं शिक्षक? असमानता पे मैं आ रहा हूं जी। जब शिक्षकों की कमी है ये अधिकारियों को मालूम था कि इतने स्कूल शिक्षक विहीन है या इतने स्कूल एकल शिक्षकी है करके। अभी बीच में नई भर्तियां हुई थी बस्तर और सरगुजा एरिया में। इन्हीं के इसी सुदूर एरियो में ही शिक्षकों की ज्यादा कमी है। अब इन स्कूलों में जब शिक्षकों की भर्ती हुई तो इनको ऐसे शालाओं में क्यों नहीं भेजा गया इन शिक्षकों को जहां पे शिक्षकों की कमी है। दूसरी चीज पदोन्नतियां भी हुई है, लगभग 12-15 हजार पदोन्नति हुई है। यूडीटी बने हैं, प्राइमरी में एचएम बने हैं। इन लोगों को भी एकल शिक्षक और शिक्षक विहीन शालाओं में क्यों नहीं भेजा गया? इनकी पदस्थापना किसने की? इस पे गड़बड़ किसने किया? सबसे पहले इसमें ध्यान देने की आवश्यकता आपको है। गलती हो गई। अब चीजों को सुधारने की दिशा में जब आगे बढ़ा जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? शिक्षक अपना योगदान क्यों नहीं दे रहे, समर्थन में क्यों नहीं है? हम तो कह रहे हैं ना योगदान दे रहे हैं। हम कह रहे हैं पहले आप पदोन्नति कर दीजिए, जितने पद रिक्त है वहां शिक्षकों के पद भर दीजिए। क्योंकि आपने पिछले बार विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी बोले थे 32,000 शिक्षक के पदों की भर्ती होगी और घोषणा पत्र में, बीजेपी के घोषणा पत्र में था 52,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो जब 52,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी घोषणा पत्र में है और 32,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली थी, तो एकाएक शिक्षक भर्ती को रोक कर युक्तिकरण करके, युक्तिकरण के बहाने 32,000 पदों को खत्म करके 4,000 स्कूलों को बंद करने की क्या आवश्यकता है? दूसरा चीज, ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर भी कर दिए जाएं। अगर खाली जगह है तो वहां ऐसे कुछ जरूरतमंद शिक्षक हैं उनसे ट्रांसफर के लिए आवेदन ले लिए जाए। जैसे अभी हमारे लिए ऑनलाइन वो आवेदन दिया गया कि छुट्टी के लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन दीजिए, ऐसे ही कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया बना दी जाए जिसमें जिन शिक्षकों को ट्रांसफर की आवश्यकता होगी पूरे पदों को ऑनलाइन दिखा दिया जाए कि किस किस एकल शिक्षक और शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षक नहीं है। हमारे दूर दूर के शिक्षक अपने जिले में आने के लिए आतुर हैं, वो भी झिझक उस जगह को सिलेक्शन करके, उसको चुनाव करके उस जगह का वो ट्रांसफर पे भी आ जाएंगे। आप पहले ये करके तो देखिए। केवल ये कह देने से कि शिक्षकों की कमी है और शहर में ऐसे बैठे हुए हैं, समस्या क्या है पहले उसको जानने की आवश्यकता है।
ठीक है, समस्या को जानने की आवश्यकता है और कुछ शिक्षकों की भी समस्या है, उसे भी हमें संवेदनशीलता से समझना होगा, क्योंकि शिक्षक दिवस में हम उनका सम्मान करते हैं, तो वो भी जब अपनी बात रख रहे हैं तो काफी वो भी जायज है। हमारे साथ लखन जी बने हुए हैं, फिर विभास जी की ओर हम बढ़ेंगे। विभास जी भी हमसे जो जुड़ गए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। विभास जी, आज हम बात कर रहे हैं शिक्षक दिवस पर शिक्षा की बेहतरी की, और शिक्षा एक परीक्षा से गुजर रही है, इस पर बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कहां पर लूप होल है कि शिक्षक भी हैं, शिक्षा नीति भी है, संसाधन भी है, लेकिन उनका उपयोग ऐसा होता है कि लगता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था लचर है, ये इसे ठीक कैसे किया जाए? आपका क्या सुझाव है? मुझे ऐसा लगता है कि जो शिक्षा जैसा पवित्र काम जब एक बहुत इसको सामान्यीकरण की प्रक्रिया के तहत देखा जाता है, जिससे हम जनरलाइजेशन कह देते हैं, तो आप सोचिए कि शिक्षा या विद्या ज्ञान ये सब लेकर के कितनी अच्छी भावनाएं हमारे मन में उभरती थीं। आज से जब हजार साल पहले हम लोग जब गुरुकुल की बात करते थे तो शिक्षा सीधे ज्ञान से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब क्या है, शिक्षा रोजगार से जुड़ा हुआ एक माध्यम हो गया है। तो जो इसमें बदलाव देखने को मिलता है वो यही है कि अब हर शिक्षक वास्तव में शिक्षक नहीं है, हर विद्यार्थी वास्तव में विद्यार्थी नहीं है। उससे कुछ एक स्किल प्राप्त करना है और एक रोजगार, चाहे वो सरकारी की नौकरी कह लीजिए या कोई और कह लीजिए, उससे रोजगार की तलाश है, यहीं तक है। तो सरकारें भी अब शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बुनियादी बातें हैं उनको जब निजीकरण के हवाले कर देंगी तो उसमें कई तरह की विसंगतियां हम देखते हैं। ये एक बात है इसमें। ठीक है, कुछ ये भी लग रहा है कि सरकार की ओर से इच्छा शक्ति की कमी होने के कारण ये सारी चीजें बनी हुई हैं। जी देखिए, सरकार के पास हमेशा साधन बहुत रहते हैं। अगर सरकार में कोई इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति आ जाए तो हमने कई बार पहले भी देखा है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं कि यही निर्वाचन आयोग है, यहाँ पर इसके पहले भी कई इलेक्शन कमीशन हमारे देश में हुए, लेकिन नाम हमने टी.एन. शेषन का ही याद रखा, क्योंकि टी.एन. शेषन ने उन्हीं नियमों को लागू कर दिया जो पहले से लिखे हुए थे। उसके बाद कितने और भी कमिश्नर आए, लेकिन सबके नाम आपको याद नहीं रहते, टी.एन. शेषन का ही नाम याद रहता है। तो उन्हें कोई अपने लिए नए नियम नहीं बनाए थे, जो नियम थे संविधान में उसका पालन उन्होंने अच्छे से कराया। यही बात अभी भी कह सकते हैं। ठीक है, पालन करने की जरूरत है। अब इसके दूसरे पक्ष की ओर भी बढ़ते हैं कि अब जो युग आ रहा है वो पहले से काफी हाईटेक डिजिटल युग, एआई का युग है। ऐसे में शिक्षा जगत के सामने भी चुनौती और शिक्षकों के सामने भी चुनौती है। इस चुनौती को कैसे देखते हैं लखन जी? ये क्या शिक्षकों की कमी को पूरा कर पाएगा या शिक्षक इससे भर्ती कम होगी उनकी? क्या देखते हैं, नया जो हाईटेक युग आ रहा है ये क्या असर करेगा हमारी शिक्षा पर? जी देखिए मोहन भाई, बहुत ही बुरा समय आने वाला है एआई के नाम पर। देखिए एआई के नाम पर सरकारें जो हैं अब सीधा सीधा भर्तियों को जो है ठप करने जा रही हैं, बंद करने जा रही हैं। और सरकारों का एजेंडा तो रहा है कि जो है इसका निजीकरण किया जाए। तो तमाम अन्य क्षेत्रों की तरह शिक्षा का भी निजीकरण जिस तरह से जो है भीतर ही भीतर दबे पांव शुरू हो चुका है। और ये युक्तिकरण का जो मसला है, जो लफड़ा है, वो इसी की ओर इशारा करता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में जो है जो पद पहले से सेटअप के अंतर्गत निर्धारित हैं उनको भरने, पदोन्नति करने की बजाय जो है युक्तिकरण का बहाना लेकर जो है उन पदों को ही खत्म कर देना चाहते हैं और भर्तियां जो है नहीं करना चाहते, बंद करना चाहते हैं। तो नाम आप एआई का दे रहे हैं, लेकिन आपको जो सरकारी व्यवस्था है, सिस्टम है, उसको आप खत्म करना चाहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार, कोई भी पार्टी की सरकार हो, देखिए अभी भाजपा की सरकार है छत्तीसगढ़ में, यही सरकार जब विपक्ष में थी तो बड़ी बड़ी जो है बातें होती थी और जो है भर्तियों की बातें होती थी, प्रमोशन की, उन्नति की, जो है उनको समयमान, क्रमोन्नति और तमाम चीजों की बात होती थी। एक प्रशासनिक जो क्षेत्र में एक डिप्टी कलेक्टर जो ज्वाइन करता है वो 10 साल में या उसके पहले कलेक्टर बन जा रहा है, लेकिन एक शिक्षक और एक प्रोफेसर जो है पूरे जीवन भर जिस पद में भर्ती हो रहा है उसी पद में सेवानिवृत्त हो रहा है। तो ये आक्रोश जो है सरकारी व्यवस्था के जो शिक्षक हैं उनके मन में पनपेगा कि नहीं? वो जीवन भर जो है ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं और जो है ये लोग शहरों में रहकर किस तरह से मलाई खा रहे हैं। तो ये इस तरह से जो भेदभाव है शिक्षकों के साथ, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। और मुझे लगता है कि पूरी तरह से, मैं पहले भी कह चुका हूं, हमेशा मैं कहता हूं कि नौकरशाही इस देश की शिक्षा को खत्म कर रही है, बर्बाद कर रही है और सरकारें इस चीज को ध्यान नहीं दे रही हैं। लोकतंत्र शिक्षा में यदि
इस तरह की चीजों को सरकारें ध्यान नहीं देंगी तो आने वाले समय में बहुत दिक्कतें होंगी। और शिक्षा में जिस तरह से निजीकरण को लाया जा रहा है, एआई को लाया जा रहा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो क्रमोन्नति क्यों नहीं करते, क्रमोन्नति क्यों नहीं करते, समय पर वेतनमान उनको क्यों नहीं दिया जाता, समय पर उनको प्रमोशन क्यों नहीं दिया जाता। तो सारे नियम कानून कायदे केवल शिक्षक के लिए, सैकड़ों तरह के प्रयोग हो रहे हैं शिक्षा जगत में। रोज शिक्षकों को पढ़ाने के लिए समय नहीं है, रोज डिजिटल और जो है ऑफलाइन ऑनलाइन तमाम तरह के जो है कागजी कार्यवाही में पूरा शिक्षक जो है अपना दिन निकाल देता है। तो कहां से पढ़ाएगा, कहां से शिक्षा का स्तर सुधरेगा। सारे प्रयोग जो है शिक्षकों के लिए, सारे नियम कानून कायदे शिक्षकों के लिए, और नेताओं के लिए, नौकरशाहों के लिए कोई नियम कानून कायदा नहीं, उनको जब चाहे जैसा करना है कर। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले जो है कितने महीने हो गए जो है स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों विभाग में कोई मंत्री नहीं है, सीएम हाउस से चल रहा है और बातें यहां बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करें, एनईपी लागू कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर कोई सेटअप नहीं है, कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई शिक्षक नहीं है, न कॉलेजों में न प्रोफेसर है, न स्कूलों में कोई जो है शिक्षक है। तो ऐसे में आप केवल जो है बातें करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। केवल ये बिल्कुल जायज चिंता है और इस पर जो है वो शायद सरकार भी समझती है, जानती है, पर शायद अभी कोई फौरी तौर पर कदम उठाने की स्थिति में वो भी नहीं दिखती है। नई चुनौतियों को कैसे देखते हैं कृष्ण राज पांडे जी? ये चुनौतियां हैं, डिजिटल स्तर पर एआई भी आ रहा है, अब वो आप लोगों की जगह भी ले लेगा, शिक्षक इसको लेकर कितना अवेयर है? तो सबसे पहले तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था की जा रही है तो यहाँ पे सबसे बड़ी खामी आएगी कि तकनीकी ज्ञान की कमी होगी लोगों में। इन पे देखिएगा ढंग से प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा। हाँ, अभी कुछ प्रोजेक्टर ही भेजे गए हैं स्कूलों में, आप स्कूलों पे जाके देखिए प्रोजेक्टर आज तक इंस्टॉलेशन नहीं हुआ उन प्रोजेक्टरों का, तो बाकी तकनीकों का क्या है। और ये तो ऐसा है कि आप लोग तैयार हैं कि नहीं ऐसी चीजों के लिए? धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी, पर ये हो रहा है, इसके लिए कितना शिक्षक संघ आप तैयार है? देखिए तैयार तो शिक्षक हर चीजों में होगा। बच्चों को अगर अच्छे से शिक्षा देने के लिए कोई चीजें हैं जो बच्चों के लिए लाभदायक हो, उसके लिए शिक्षक हमेशा तैयार है। शिक्षकों ने इन बातों से कभी इनकार नहीं किया है। लेकिन पेपर की कार्यवाही, किसी को दिखाना और बताना और वास्तविकता में होना, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। ठीक है, तो प्रदेश की स्थिति और भौगोलिक स्थिति भी इस पे निर्भर करती है कि डिजिटल शिक्षा कब कहां पर लागू की जा सकती है। आप डिजिटल शिक्षा की बात कर रहे हैं मोहन भाई, आप पहले स्कूलों में एक बार स्कूलों की व्यवस्थाओं को ही देख लीजिए। न ढंग से शौचालय है, आए दिन आप पेपर में पढ़ रहे हैं कि स्कूल की बिल्डिंगें धंस रही है, छत गिर रहे हैं, बच्चों को चोटें लग रही है। पहले ये व्यवस्थाएं तो सुधर जाए। बच्चों के लिए पीने की पानी है, स्कूलों में लाइट का घंटों घंटों बंद रहना है कि बच्चे बोरिंग, अपने स्कूल की बोरिंग छोड़ के बाहर से पानी लेने जा रहे हैं। पहले इन व्यवस्थाओं को तो पहले मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो पहले दूर किया जाए, इनको तो अच्छे से किया जाए। लेकिन समय के साथ चलना भी जरूरी है और इन सब के चक्कर में हम जो बाकी लोग जिस दौड़ में हैं उससे पीछे ना हो जाए, ये भी एक चिंता है। विभास झा की ओर चलते हैं। झा साहब, ये भी चिंता है कि भाई मूलभूत सुविधाएं हमारे यहाँ थोड़ी कम होंगी, पर समय के साथ चलना भी है। डिजिटल युग हो गया है, पूरा विश्व उसी ओर जा रहा है, तो हम इससे अछूते नहीं रह सकते। इसके लिए शिक्षक और बाकी लोग क्या कर सकते हैं? कितने हम तैयार हैं? सिस्टम हमारा कितना तैयार लगता है? बस यही बात है कि सिस्टम पूरी तरह से तैयार नहीं है। और मैं समझता हूं कि भारत में जैसे हमारे प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, अब दिवंगत हो गए, लेकिन वो एक बात कहते थे कि छत्तीसगढ़ एक साथ कम से कम 2 शताब्दियों में जीता है। कुछ लोग यहाँ बहुत पीछे चल रहे हैं, कुछ लोग मध्यम दौर में हैं और कुछ लोग बहुत आधुनिक दौर में हैं। तो अभी मैं आज ही एक समाचार पढ़ रहा था कि गरियाबंद जिले के देवभोग इलाके में एक गांव है जहां के कम से कम 40-45 स्कूलों में साफ पीने का पानी भी नहीं है, फ्लोराइड वाला पानी बच्चे पी रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। अब बताइए, जहां के बच्चों को पीने का साफ पानी ही नहीं मिल रहा है, उन्हें आप एआई से पढ़ा के क्या कर लेंगे? पहले वो बुनियादी सुविधा तो ठीक करिए। शौचालय जैसे लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग से भी कहीं नहीं है, या वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। मैंने कई ऐसे स्कूलों में जाकर देखा जहां शौचालय है मगर पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चा कहां जाएगा? तो पहले ये सब तो ठीक कर ले, फिर एआई बाद में आता रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आती रहेंगी, लेकिन कोशिशों में कमी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई है। कुछ हम
एक दृष्टि विजन या कहें विजन लेके चल सकते हैं क्या? कौन से समय तक हम चीजों को ठीक कर पाएंगे? लखन जी कुछ आप बता पाएंगे? साय साहब अभी बयान दे रहे थे, कुछ तो 1-2 सालों में चीजें सुधर सकती हैं क्या? जहां आज खड़े हैं उससे आगे बढ़ेंगे हम? देखिए, आशावादी होना चाहिए। मैं भी जो है आशान्वित हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार से कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मसले की ओर ध्यान दे, और जो साय साहब कह रहे थे वो जल्दी से जल्दी हो तो अच्छी बात है। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ जो परिदृश्य है मोहन भाई, वो बिल्कुल निराशाजनक है, और मुझे लगता है कि सरकार जो है इसको गंभीरता से जब तक नहीं लेगी, बुनियादी चीजों को जब तक नहीं ध्यान में लाएगी, तब तक जो है इस तरह की चीजों को जो है लागू करना या कब तक हो जाएगा ये कहना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा। आज 35वें 40वें नंबर पर दुनिया के शिक्षा व्यवस्था में हमारा स्थान आता है, और हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, और शिक्षा पर हमारा बजट किस तरह से है खर्चा हो रहा है, स्वास्थ्य पर बजट किस तरह से है, मानव संसाधन को हम किस नजरिए से देखते हैं, तो देखिए बेहद गंभीर मामला है। और मुझे लगता है कि इसके लिए देखिए सरकार तो दोषी है, सरकार में बैठे हुए लोग जो है सिस्टम को जो चलाते हैं वो लोग जिम्मेवार हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं पालकों को भी कहूंगा कि हमारे पालकों को भी अब अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर जो है विमर्श करने की जरूरत है, आगे आने की जरूरत है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि 75 साल हो गया देश को, लेकिन शिक्षा कभी भी हमारी राजनीति में चुनावी मुद्दा नहीं रहा। तो चुनावी मुद्दा इसको बनाने की जरूरत है, पालकों को जागने की जरूरत है, और जनप्रतिनिधियों पर दबाव। देखिए, इस देश में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की कोई जिम्मेवारी नहीं है। जनप्रतिनिधि केवल वोट लेने तक की जिम्मेवारी निभाता है और 5 साल चुपचाप बैठे रहता है। तो जनप्रतिनिधियों को भी सोचना होगा कि हम जिन लोगों के वोट के सहारे जीत कर सरकार में आकर बैठे हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, हमारी जो है नैतिक जिम्मेवारी क्या है। तो पालकों को भी दबाव बनाना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को भी सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। जिस दिन पालक और जनप्रतिनिधि एक हो जाएंगे, उस दिन नौकरशाही की जो मनमानी है वो खत्म हो जाएगी, और उसी दिन इस देश में शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। अन्यथा केवल चर्चाएं होते रहेंगी। जब तक नौकरशाही को इस देश में नियंत्रण में नहीं लिया जाएगा, तब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरने वाली। ठीक है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो ये शिक्षा व्यवस्था है वो परीक्षा के दौर से गुजर रही है। परीक्षा में कठिन सवाल भी आते हैं, उन सभी सवालों को हमें हल करके परिणाम तक लाना होगा, और जब परिणाम आएंगे तो सुखद आएंगे। इसी फाइनल नोट के साथ इस पूरी चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ कृष्णराज पांडे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। विभास झा जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।